ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वी नो दैट ह्यूमंस में सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और इसमें हम पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे डिटेल में। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए भी मैं 2 लेक्चर लूंगी क्योंकि चैप्टर लेंथी है, समझ में नहीं आएगा। ओके, वी नो दैट कि ये सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में, और ह्यूमन बीइंग जो है वो डाइमॉर्फिक है, यानी कि मेल बॉडी अलग यानी फीमेल बॉडी अलग, इसलिए डाइमॉर्फिक हम यहाँ पे वर्ड यूज कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे। एक बार चैट सेक्शन में कंफर्मेशन दे दो, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल है, चैट सेक्शन में लिख दो। ओके, ठीक है, डन। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट, जो आप सभी को आते होंगे कि गेमीट क्या होता है, क्या क्या क्रोमोसोम नंबर कहाँ पे बनता है। बट इन एडिशन टू दैट बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है, या टेस्टिस इसको सिंगुलर कहते हैं। ये जो है 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम, उसके अंदर सिचुएटेड होता है, ठीक है। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है, ठीक है। और इस स्क्रोटम के अंदर बहुत सारे जो है अलग-अलग आप कह सकते हो कंपार्टमेंट्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे, इस तरह से कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी कि हिस्से होते हैं अलग-अलग, ठीक है। तो इन हिस्सों को हम बोलते हैं स्टूडेंट, दैट इज सेमनीफेरस टिब्यूल्स। इनको क्या कहते हैं? सेमनीफेरस टिब्यूल। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, समवट कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये सेमनीफेरस टिब्यूल जो है, इनके अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं, जो सेल्स जो हैं वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपने 1 बाय 1 अच्छे से समझते जाना है, ठीक है। अब देखो, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर कितना होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब टेस्टिकुलर, मैं आपको फ्लो चार्ट के साथ समझाती हूँ। देखो, स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर जो है क्या है आपके, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल के भी बाहर एक और लोब्यूल होता है। टिब्यूल बताए, अब टर्म है दैट इज टेस्टिक्यूलर, इसको अच्छे से समझना। टेस्टिक्यूलर इसको बोलते हैं हम लोब्यूल, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या है स्टूडेंट, दैट इज अभी बताया मैंने जो सेमिनिफेरस टिब्यूल, ठीक है। ये जो सेमनीफेरस टिब्यूल है, इनके अंदर फिर मैंने कहा कि सेल्स हैं, 2 स्पेशल सेल्स होती है यहाँ पे। एक है मेल जर्म सेल, और दूसरी है यहाँ पे सर्टोली सेल्स, ठीक है, सर्टोली सेल्स। अब इन दोनों के फंक्शन हम देखेंगे क्या होते हैं, पहले आप 1 बाय 1 ये समझ लीजिए। टेस्ट स्क्रोटम, स्क्रोटम से भी क्वेश्चन आता है, 1 बाय 1 देखेंगे। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल का नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, अगर एक टेस्टिस है जो, उसके अंदर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल एक में 250 होते हैं। ध्यान रखना, आपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक टेस्टिस के अंदर 250 जो है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल होते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो है स्टूडेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कितने होते हैं स्टूडेंट, आपको याद रखना है, 1 से लेके 3 होते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 3 होते हैं। मेल जर्म सेल का फंक्शन होता है गैमीट बनाना, यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन करना, गैमीट बनाएगा। और जो दूसरी सर्टोली सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इस जर्म सेल को, ताकि ये अच्छे से गैमीट बना सके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अपने पास एक, ठीक है। अब इसके बाद ये जो स्टूडेंट स्क्रोटम होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है सारा सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, जहाँ पे गैमेट बनता है। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है। एक्चुअली ये क्या करता है, टेम्परेचर को लो करता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.0 2.5 सॉरी डिग्री सेल्सियस माइनस, यानी कि लो करेगा उसको। क्यों करेगा लो, ये करता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये ताकि गैमीट बन सके,
गैमीट को बनने के लिए थोड़ा-सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए स्क्रोटम हेल्प करता है उसको। मेल जर्म सेल का मैंने आपको फंक्शन बता दिया। सर्ट हाँ, मेल जर्म सेल को एक और नाम दिया गया है, दैट इज़ स्पर्मेटोगोनिया। सॉरी, इसे जो है स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, मेल जर्म सेल को जो आगे स्पर्म की फॉर्मेशन करती हैं। सर्टोली सेल्स बताई मैंने, उनका न्यूट्रिशन का काम होता है। और स्टूडेंट्स इन सेल्स को जो है, क्योंकि न्यूट्रिशन देती है, देखभाल करती है, नर्स सेल भी बोलते हैं। याद रखना आपने, सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक और सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लीडिंग सेल, और इनका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स, अब इनका क्या फंक्शन होता है, ये मेल जो मेल आप सेक्स हार्मोन उसको बोल सकते हैं, वो रिलीज करते हैं। और उस हार्मोन का नाम है दैट इज एंड्रोजन। एंड्रोजन हार्मोन को कौन सी सेल, लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज करती हैं। ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। जैसे मान लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगी इम्पोर्टेंट चीज़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट जो है वो एक्सटर्नल होता है, टेस्टिस वगैरह इसके सारे। और इसी तरह से यहाँ पे इसके जो है ये स्क्रोटम वाला हिस्सा नीचे की साइड मैंने बना दिया, और इसके जो है यहाँ पे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड पूरा होता है, और यहाँ पे जो है वो पेनिस होता है, ठीक है? पेनिस होता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे कुछ पॉइंट जो है वो क्लियर करने हैं अपने माइंड में। देखिए इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो क्या बनता है, मेल गैमीट बनता है, यहाँ पे जो है स्पर्म की फॉर्मेशन हुई, फिर वो जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ से इस पाथ से होता हुआ, इस पाथ से होता हुआ वो इजैकुलेट होता है बॉडी से बाहर। तो यहाँ पे कुछ पार्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है? सबसे पहले अंदर जो है यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल में बनेगा, उनसे बाहर जब आता है तो यहाँ के हिस्से को कहा जाता है स्टूडेंट रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, ठीक है? इसके बाद ये पहुंच जाता है इस वाले जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं स्टूडेंट वास एफरेंशिया। डीप क्वेश्चन अगर किसी ने डाले तो इन क्वेश्चन को डाल सकता है। वास एफरेंशिया के बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होता हुआ, ठीक है? वास एफरेंशिया के बाद ये जो ऊपर जा रही है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये है वास डेफरेंस। ये वास डेफरेंस है स्टूडेंट, और वास एफरेंशिया अलग है। दोनों नाम अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है? दोनों नामों में, ठीक है? मैंने बताया ये वाला हिस्सा और ये पाइप लाइक, इस वाले हिस्से से थोड़ा सा आगे, जस्ट थोड़ा-सा आगे, मैं नाम यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पे जो हिस्सा है इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस इसको बोलते हैं। ये सारे नाम आपको आगे चल के डीप जब आपके क्या कहते हैं कमीशन आएगा तो आपको हेल्प करेंगे। इवन एनसीईआरटी के हाइलाइटेड क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है? तो पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल, रेटे टेस्टिस के बाद वास एफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, देन वास डेफरेंस से होता हुआ पेनिस के थ्रू इजैकुलेट करेगा, ठीक है? एनसीईआरटी में डायग्राम भी इसका है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जब भी आपको लगे ले सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ में मैं बात करूंगी ग्लैंड की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ग्लैंड्स के बारे में दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। तो एक ग्लैंड का नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और इस ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। नोट्स में आपको मिल जाएंगी ये चीजें। इसका काम होता है स्टूडेंट, ये स्क्रीट करती है सेमिनल जो प्लाज्मा है पेनिस से, उसको रिलीज करती है। उसमें स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मटेरियल होता है दैट इज फ्रक्टोज, ठीक है? कैल्शियम होता है इसके अंदर, और सर्टेन एंजाइम होते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, पेनिस से जो सीमन निकलता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। एक पॉइंट मैं आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब रेप जैसे केसेस होते हैं
तो उस समय कैसे डिटेक्शन किया जाता है कि रेप अटेम्प्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहाँ पे टेस्ट किया जाता है इस फ्रक्टोज़ के लिए, बिकॉज़ हमारी बॉडी की कोई भी ऐसी सिक्रीशन नहीं है जिसमें ह्यूमन फ्रक्टोज़ रिलीज़ करते हैं। तो अगर मेल का जो सीमन है वो अ, एट द केस मतलब जब ऐसे विक्टिम के केसेस में, इस तरह के रेप केसेस में विक्टिम की बॉडी के अंदर अगर मेल सीमेन गया होगा और वहाँ पे फ्रक्टोज की डिटेक्शन होती है, इट मीन्स उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट हुआ है, मेल सीमेन बॉडी में एंटर हुआ है। तो यहीं से रेप टेस्ट केसेस में ये चीज डिटेक्ट की जाती है, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रिन ग्लैंड क्योंकि रिलीज करती है सीमन, मेल सीमन, तो ये लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस में भी हेल्प करती है ड्यूरिंग कपलेशन, जब फीमेल और मेल के बीच में इंटरकोर्स होता है उस समय पे। ठीक है, ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ कमिंग टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो मोस्टली इंटरनल होता है, इंटरनल बॉडी के अंदर सिचुएटेड होता है। इस तरह से 2 ओवरीज होती हैं, ये ओवरीज अटैच होती हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से इस तरह से, और फिर ये आगे जो है पाइप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलर इस तरफ भी होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है इसके। और यहाँ पे यूट्रस की मोटी सी वॉल होती है, दोनों साइड होती है, ओवरी लिगामेंट के साथ, ठीक है, मैंने क्या कहा, लिगामेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती है, ये ओवरी है। ओवरी जो है ये जो आपको यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग देखेंगे। तो पहले ओवरी का नंबर यहाँ पे 2 होता है और एनसीईआरटी में दिया है कि 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसका जो ये लेंथ है ये रहती है ओवरी की। फिर ओवरी के ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से जुड़े हुए होते हैं, इनका नाम है स्टूडेंट दैट इज फिम्ब्री। इनका नाम है फिम्ब्री। अब मैं सिर्फ इसी की बात करूंगी क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये मान लीजिए ओवरी है और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओवरी ये सॉरी ओविडक्ट भी हम इसको बोलते हैं। इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ये पूरी की पूरी जो पाइप है इसे हम बोलते हैं ओविडक्ट, या फिर इसका जो दूसरा नाम है दैट इज फेलोपियन ट्यूब। इसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये हिस्सा है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हिस्सा ओवरी के बिल्कुल नजदीक होता है उसका नाम है स्टूडेंट इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। और इसके बीच का जो हिस्सा होता है इसके थोड़ा सा आगे दैट इज एम्प्यूला। और उसके बाद यहाँ पे यूट्रस है, अगर तो यहाँ पे जो हिस्सा आता है यहाँ जैसे वो है इस्थमस। ये तीनों ही पार्ट हैं स्टूडेंट आपके ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के, ये सारे हिस्से हैं। अब क्या क्वेश्चन आता है, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बाहर से ड्यूरिंग कपलेशन अगर स्पर्म की एंट्री बॉडी में होती है तो स्पर्म क्या करता है, मूव करता है टूवर्ड्स द फेलो, इस ट्यूब की तरफ वो आता है, मूव करता करता आता है आता है आता है और यहाँ तक, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जब एक इजैकुलेशन होता है यानी कि मेल जब एक बार में सीमन रिलीज करता है विद इन फीमेल बॉडी, तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं एक इजैकुलेशन में। उसमें से आपको पता है फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक की होगी तो काफी ज्यादा कंपटीशन उनके बीच में होता है जितने मिलियन स्पर्म है। तो यहाँ तक जो है एक मान लीजिए स्पर्म पहुंचता है, ठीक है। और यहाँ से ओवरी से ओवा रिलीज होता है, वो भी मूव करता हुआ यहाँ पे, ठीक है, ओवा यानी कि जिसे हम एग भी बोल सकते हैं, वो रिलीज होता हुआ एम्प्यूला रीजन तक आता है। और यहाँ पे दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्वेश्चन बहुत बार आता है फर्टिलाइजेशन जो है वो कौन से हिस्से में होता है, तो एम्प्यूला रीजन आपने आंसर देना है। और जब ये ओवा है स्टूडेंट, ओवा यानी कि एग सेल जब ये रिलीज होता है यहाँ पे, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ये रिलीज होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है, एक बार कंफर्मेशन दीजिए। ओके, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ 14th डे की, मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी कंसेप्ट मैं कनेक्ट कर रही हूँ इसके साथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल वी नो दैट सभी को बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज है, मोस्टली क्लासेस में फीमेल ही है हमारे। तो ये जो पूरा साइकिल होता है 1 से लेके 28
डेज़ का जो साइकिल है इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। जब किसी फीमेल में पहला पीरियड्स उसकी लाइफ का होता है, उसे हम जो है स्टूडेंट मेनार्क कहते हैं और जो सबसे लास्ट होता है उसे हम मेनोपॉज़ कहते हैं। ये जो पूरा पीरियड होता है इसमें जो है एक एग जो है यहाँ पे 14th डे पे, ठीक है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ओवरी से बाहर निकलता है। कहाँ? ओवरी से क्या है वो एग बाहर रिलीज़ होता है और फर्टिलाइज़ेशन के लिए रेडी होता है। ये जो एग है, ये आपका जो है ज़्यादा वाइबल नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, ठीक है? फर्टिलाइज़ेशन जो है जल्दी होनी चाहिए। यानी कि 14 डे पे ये माना जाता है कि 1 से 3 दिन तक जो है वाइबल रहता है। अगर विदिन 1 टू 3 डे जब ये रिलीज़ हुआ, उसके बाद 1 से 3 दिन तक अगर फर्टिलाइज़ेशन नहीं हुआ, तो ये वाइबल नहीं रहेगा और प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो सही समय पे इंटरकोर्स करना भी इम्पोर्टेंट है कपल्स के लिए, ताकि वो प्लान्ड जो है वो प्रेगनेंसी अगर अचीव करना चाहते हैं तो, ठीक है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल की और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमारे लिए हैं। एक तो मैंने 2 टर्म्स आपको बताई कि जो एक आपका मेनार्क क्या होता है और मेनोपॉज़ क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी-सी कुछ और चीज़ें भी मैं कनेक्ट कर लेती हूँ इसके साथ। जो ओवा बनता है, ठीक है? तो वो तभी से बनना शुरू हो जाता है, ठीक है? एग हमारी बॉडी का एक फीमेल का जो एग है वो एक मतलब जीवन का आधार माना जाता है। अगर फीमेल का एग नहीं है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी तो पॉपुलेशन जो है वो नहीं आगे बढ़ पाएगी। तो देखो स्टूडेंट, जब एक गर्ल होती है, छोटी बच्ची, यानी कि एक मदर का वूम है, ठीक है? मदर का गर्भ है यूट्रस के अंदर, जब बच्ची छोटी है अभी, जब पैदा भी नहीं हुई है, तभी उसकी बॉडी में जो है, वो क्या बन जाता है, oogonia बन जाते हैं। यानी कि उसकी बॉडी में जब मदर वूम में वो लड़की है, उसी समय से वहाँ पे बिफोर बर्थ ही जो oogenesis है, यानी एग बनने का जो प्रोसेस है, वो शुरू हो जाता है, ठीक है? फीटल ओवरी में ही। उसके फीटल ओवरी में तभी कहते हैं कि अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि देखो कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस फीटल ओवरी में ही शुरू हो रहा है, ठीक है? तो oogonia बन जाते हैं तभी। oogonia जितने बन गए वो तभी है, उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद नहीं बनेंगे। फिर ये oogonia जो है उस गर्ल की बॉडी में आगे उनकी प्राइमरी फॉर्मेशन होना बंद हो जाता है एक तरह से। oogonia से आगे बनता है प्राइमरी प्राइमरी oocyte। मैं आपको प्रोसेस पूरा समझा रही हूँ, फिर मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी कि टेट के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। थोड़ा-सा ये क्योंकि सब कुछ एनसीईआरटी में है, तो हो सकता है आप लोगों से कुछ भी पूछ लिया जाए, है ना? तो प्राइमरी oocyte बनते हैं oogonia से, ठीक है? एनसीईआरटी कहती है कि ये जो प्राइमरी oocytes होते हैं, ये बहुत सारे बन जाते हैं फीमेल के अंदर और जैसे बच्ची बड़ी होती है प्यूबर्टी तक, ठीक है? तो ये oogonia प्राइमरी oocytes जो हैं, ऐसे ही रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन लेकिन ये कहते हैं कि जैसे प्यूबर्टी आती है, किशोर अवस्था आती है, टीनेज आती है, तो ये जो प्राइमरी जो है, एक तरह से इनको बोल देते हैं बाद में प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं ओवरी के अंदर, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं, फिर टर्शियरी फॉलिकल बनते हैं, फिर ये मैच्योर ओवा या ओवेरियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर ये एग ओवरी से बाहर आ जाता है। इस तरह से यहाँ पे एक फीमेल में 60,000 से लेकर 80,000 तक ये प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं जो कि हर एक साइकिल में एक-एक करके यूज़ होता रहेगा और ये प्राइमरी फॉलिकल्स कब बन गए होते हैं, ये जब बच्ची छोटी है तभी बन गए होते हैं और एक-एक करके हर एक साइकिल में ये यूज़ होते रहते हैं। ठीक है जी? तो ये थोड़ा-सा एक मैंने आपको आइडिया दिया कि किस तरह से प्रोसेस होता है। इवन ये जो पूरा प्रोसेस है, जब पूरा एग सेल बन के तैयार हो रहा है, गैमीट की फॉर्मेशन हो रही है, इसे हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis का फ्लो चार्ट भेजूँगी, इम्पोर्टेंट है वो भी नोट्स में, उसको बहुत अच्छे से आप लोग देखेंगे। ठीक है? वापिस आते हैं हम आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो थोड़ी-सी बात करूँगी यूट्रस के बारे में बिकॉज़ इम्पोर्टेंट है। यूट्रस जिसे हम कहते हैं
गर्भाशय, बच्चादानी जिसे कॉमनली आप समझ लीजिए, हम कॉमनली कहते हैं। ये जो यूट्रस है इसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं, ठीक है? मान लीजिए ये इसकी 3 लेयर्स हैं। इनमें जो है सबसे जो इनरमोस्ट होती है उसे बोलते हैं हम एंडोमेट्रियम। मिडल जो होती है उसका नाम है स्टूडेंट मायोमेट्रियम, और जो सबसे एक्सटर्नल होती है वो है आपकी पेरीमेट्रियम, ठीक है? 3 लेयर्स होती हैं। अब क्या होता है जब एग जो है वो रिलीज हो जाता है ओवरी से, मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये 3 लेयर आपको पता चल गई। इसके बाद देखो, मान लो ये यूट्रस है और ये इसकी 3 लेयर्स हैं। तो अब यहाँ से ओवरी से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू एग रिलीज़ हो गया है बाहर, तो बॉडी को ये लगता है हमारी कि अब एग रिलीज़ हो गया है, फर्टिलाइज़ेशन होनी है। तो जब बॉडी ओव्यूलेशन कर देती है, तो यूट्रस की ये जो अंदर वाली वॉल होती है, ये थिक होना शुरू हो जाती है। मतलब इसकी मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है, किसकी? सबसे अंदर वाली बताई मैंने आपको, एंडोमेट्रियम जो वॉल है, इसकी थिकनेस बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि फट थिक क्यों हो जाती है ये? क्योंकि बॉडी को लगता है कि एग रिलीज़ हो गया है, यहाँ से स्पर्म आएगा और फर्टिलाइज़ेशन होगी, और फर्टिलाइज़ेशन के बाद एक प्रो एम्ब्रियो आएगा और वो यहाँ में फिक्स होगा यूट्रस के अंदर, और ये यूट्रस की वॉल उसको प्रोटेक्ट करेगी। बट जो फीमेल्स जो है, जैसे बच्चियाँ होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें फर्टिलाइज़ेशन ये नहीं होता है। फिर क्या होता है? फिर जैसे-जैसे यहाँ पे ये फर्टिलाइज़ेशन कब होना था? 14 दिन के आस-पास, फिर ये नहीं होता है। तो फिर वही 20 डेज़ के आस-पास क्या होता है, ये थिक वॉल, इसको लगता है कि मेरा काम तो है नहीं, अब यूट्रस के अंदर तो कोई फिक्सेशन नहीं होनी है, तो ये वॉल क्या होती है, यहाँ से एकदम गिरना शुरू हो जाती है, यानी ये रप्चर हो जाती है, टूटती है और फिर से पतली हो जाती है। जब ये टूटती है स्टूडेंट, तब हमें ब्लीडिंग होती है। जब ये वॉल टूटती है उस समय हमें ब्लीडिंग होती है, इसी वजह से हमें पेन होता है, क्योंकि पूरा यूट्रस की वॉल निकलेगी वहां से। कभी कभी आपको जब यूरिनेशन होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट के मेंस्ट्रुएशन में, जब ब्लीडिंग हो रही थी, तो क्लॉट्स भी मिलते हैं, क्योंकि एक वॉल की जो परत होती है वो निकलती है, उस वजह से वो क्लॉट होता है, विच इज नॉर्मल, ठीक है? और ऐसा कुछ लोग जो मानते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका ब्लड है दैट दैट इज इम्प्योर, नो, 100% जो है नॉर्मल प्योर ब्लड होता है, उसमें कोई भी जो है वो इम्प्योरिटी नहीं होती है। जिस तरह से बाहर से आपको स्किन पे चोट लगने से ब्लड निकलता है, सेम एग्जैक्टली वही ब्लड वो होता है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, ठीक है? इसके बाद एक जो वॉल है मायोमेट्रियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एक और। अब ये मायोमेट्रियम मैंने बताया कि मिडल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है। इसका काम होता है या डिलीवरी के टाइम कॉन्ट्रैक्शन, आपने सुना होगा कि जब डिलीवरी होनी होती है, ठीक है? जब डिलीवरी का बच्चे की डिलीवरी का टाइम होता है, तो यूट्रस में एक तरह से कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है, मसल्स में खिंचाव होना शुरू हो जाता है, इस लेयर की वजह से होता है। ये क्यों होता है? ताकि ये मसल्स जो हैं, वो बेबी को बाहर पुश कर सके। उस टाइम पे क्या होता है, मायोमेट्रियम वॉल की जो मसल्स होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि इस मसल की कॉन्ट्रैक्ट भी आउट, ठीक है? और कुछ लेडीज में ये जो मतलब सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल की, ठीक है, या पेन होती है उस टाइम, वो नहीं होती है उनको, तो डॉक्टर एक इंजेक्शन देता है, वो इंजेक्शन लगाता है, ताकि उसको वो मसल की मूवमेंट हो सके और बेबी बाहर पुश होने में इजी डिलीवरी हो सके, मतलब, ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी-सी बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी कि जो हिस्सा हमें बाहर से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दिखाई देता है, उसके कुछ पार्ट्स जो है आपको याद रखने हैं, ठीक है? उसके 3-4 नाम आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? मोन्स प्यूबिस एक नाम है, ठीक है? जो कि पूरा स्किन से हेयर से, प्यूबिक हेयर से कवर हुआ होता है। लीबिया जो है, मेजोरा,
ये आपको याद रखना है, फ्लैशी फोल्ड्स टिश्यूज़ के होते हैं जो बाहर से हमें दिखाई देते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, और एक है आपका लीबिया माइनोरा, ठीक है? ठीक है? ये भी टिश्यूज़ होते हैं और ये पेयर्ड होते हैं, ठीक है? अगर आपके पास मॉडर्न की बुक्स या स्टूडेंट अभी मेरे पास यहाँ मैं आपको पिक्चर मैंने लगाई नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाती। आप लोग एक बार गूगल करके फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर देखिएगा, वहाँ पे आपको इन इन के पार्ट कहाँ जैसे एग्ज़ैक्टली होते हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद जो फीमेल जेनिटेलिया की ओपनिंग होती है, उसे हम वेजाइना कहते हैं, ठीक है? ये आप सभी को पता है। वेजाइना जो है एक पतली-सी मेम्ब्रेन के साथ कवर होता है, जिसे हम हाइमन कहते हैं और मानते हैं कि ये हाइमन जो है फर्स्ट क्वाइटस के साथ ब्रेक होती है, मतलब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तब ये ब्रेक होती है, वर्जिनिटी का साइन होता है, बट ऐसा नहीं है। ड्यू टू हेवी एक्सरसाइज, कोई एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, एथलीट है, तो उन उसकी भी जो है ये हाइमन लेयर ब्रेक हो जाती है, ठीक है? याद रखना, हाइमन लेयर का नाम याद रखना। और इसके बाद एक वर्ड और है, दैट इज क्लिटोरिस। क्लिटोरिस टाइनी, बहुत छोटा-सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो अपर पार्ट पे सिचुएटेड होता है। अब ये जो क्वाइटस है स्टूडेंट, ये बिल्कुल छोटा-सा स्ट्रक्चर होता है व्हिच इज़ लुक लाइक पेनिस, इसलिए क्लिटोरिस को होमोलोगस टू पेनिस कहा जाता है, लेकिन फीमेल में होता है व्हिच इज़ होमोलोगस टू पेनिस, ओके? आफ्टर दिस हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैमरी ग्लैंड की, ठीक है? मेमोरी ग्लैंड, हमें पता है हम मैमल्स हैं, तो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं, मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ये मिल्क स्क्रीट करती हैं। तो आपने छोटी-छोटी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। पहले मैं हार्मोन की बात कर लेती हूँ कि हार्मोन यहाँ पे क्या कौन से काम करते हैं। स्टूडेंट, ब्रेस्ट के अंदर जब जो है मिल्क प्रोड्यूस होना है, ठीक है? तो वहाँ पे प्रोलैक्टिन काम करता है, यानी मिल्क को बनने में, मिल्क को स्क्रीट होने में काम करता है ये। और सॉरी, मिल्क प्रोड्यूस या मिल्क सिंथेसिस, नॉट सिक्रीशन। और अगर स्क्रीट होना आएगा, मतलब उसको वहां से बाहर स्क्रीट कौन करेगा, तो वो करेगा ऑक्सीटोसिन। देखो, ऑक्सीटोसिन यूजुअली क्या करता है स्टूडेंट, इस हार्मोन का काम होता है कि ये मसल्स पे काम करता है, मसल की कॉन्ट्रैक्शन करता है। यानी कि अगर ब्रेस्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो जो उसके अंदर मिल्क है, वो मदर मिल्क बाहर ऊज आउट हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन का काम होता है जो स्क्रीशन है मसल्स के अंदर, उसको पुश करेगा और बाहर निकालेगा, ठीक है? तो कंफ्यूज करते हैं कुछ स्टूडेंट ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में। ये जो है ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, प्रोलैक्टिन को मिल्क हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो आपने 2 टर्म्स में कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। अब देखिए, फीमेल ब्रेस्ट में जो है वो कैसा टिश्यू होता है, दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू, याद रखना आपने, ग्लैंडुलर टिश्यू। और इसमें जो है ईच ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 से लेके 20 तक मेमोरी लोब्स होती हैं। क्या होता है? मेमोरी लोब्स होती हैं। इन मेमोरी लोब्स के अंदर बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर, गुच्छा होता है, जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई। उन सेल्स के गुच्छे को हम एल्वियोलाई कहते हैं। और एल्वियोलाई के अंदर एक्चुअली फिर बनता है मिल्क। एल्वियोलाई क्या करते हैं? स्क्रीट करते हैं मिल्क को, याद रखना आपने। फिर ये मिल्क जो है, अब स्क्रीट हो जाता है तो ये कुछ टाइम के लिए ब्रेस्ट में स्टोर भी होता है ना, कुछ टाइम के लिए। तो ये जिस स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, स्टोर कहाँ होता है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। वो उसे हम कहते हैं स्टूडेंट, दैट इज, एक सेकेंड, ल्यूमेन ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द एल्वियोलाई, ठीक है? एक छोटी सी कैविटी होती है ल्यूमेन, वहां पे ये स्टोर रहता है, ठीक है? और इसके बाद ये पास हो जाता है, ल्यूमेन के बाद एम्प्यूला रीजन होता है, और उसके बाद, ठीक है, मैं आपको अलग से बताती हूँ। देखो, एल्वियोलाई के अंदर बना, उसके बाद ये ल्यूमन में चला गया। ल्यूमन के बाद जो है ये चला जाता है मेमोरी डक्ट के पास, ठीक है? कहाँ चला गया? मेमोरी डक्ट से होता हुआ ये आ गया एम्प्यूला रीजन में। और एम्प्यूला से जब बेबी सक करता है तो ये लेक्टिफेरस डक्ट से होता हुआ ब्रेस्ट से बाहर आता है, ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ये पाथ का।
ओके, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा अभी तक यही पूछा है, प्रोलैक्टिन मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन, और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, आपने ये सारे क्वेश्चन एकदम ध्यान में रखने हैं, ठीक है?